हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं सभी लोग। आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मेरा नाम अमित कुमार। आई अगेन वेलकम यू ऑन एमईटी फिजिक्स 2.0 यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर में। क्या डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आपको हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ प्रॉब्लम्स हमने डिस्कशन की थी। कौन सा टॉपिक था? टॉपिक था मैग्नेटिज्म एंड मैटर, मैग्नेटिक मटेरियल्स। ये हमारा चैप्टर था और उसमें हम डिस्कस कर रहे थे कुछ क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जेईई मेंस में आए हुए कुछ क्वेश्चंस हम उसको डिस्कस कर रहे थे। और हमने आपको बता दिया था लगभग 6 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिया था, 5 और 6 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया था। अब चलिए आगे हम फर्दर डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ठीक है, मेरे पास क्वेश्चंस हैं, उनको मैं बताऊंगा और फिर आप जो है उसको सोल्व करेंगे और हम दोनों मिलकर के सोल्व करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, ओके। तो प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरे पास, देखिए जेईई मेंस 2014 का क्वेश्चन है। जेईई मेंस 2014 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। जेईई मेंस 2014 का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है कि the magnetic field of earth at the equator is approximately 4 into 10 to the power minus 5 टेस्ला। the magnetic field of earth, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हमें पूछ रहा है, ठीक है जी, हमें बोल रहा है। शायद ये कर लिया था हमने 2014 का क्वेश्चन, नहीं ये नहीं किया था, ठीक है। तो चलो कर लेते हैं, जो भी है। नहीं, ये हो गया था 250 10 टू द पावर 20, ये हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेईई मेंस 2019, ठीक है, 2019 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमें क्या बोल रहे हैं, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, ये वाला क्वेश्चन था, ओके। 2021 नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने पास, देखिए पढ़िए। क्वेश्चन ये बोल रहा है ए बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर, एक बार मैग्नेट दी हुई है, 14 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है, जिसको मैग्नेटिक मेरिडियन में रखा है, ठीक है, जिसका नॉर्थ पोल जो है ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ है। तो अगेन हमें ड्रॉ करना पड़ेगा अर्थ का जो डायग्राम है, ठीक है। अर्थ का जो अपने पास मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है, देखो ये अपने पास अर्थ होती है, ठीक है, ये पृथ्वी और ये इसकी एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये मैग्नेटिक इक्वेटर आता है, ये सॉरी ज्योग्राफिकल इक्वेटर आता है। और यहाँ से अपने पास ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ये होता है ज्योग्राफिकल साउथ, ऐसे ही होता है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है एक मैग्नेट रखी हुई है मैग्नेटिक मेरिडियन में, ओके, मैग्नेटिक मेरिडियन में, ठीक है। नॉर्थ पोल जो है ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ है, जिसका नॉर्थ पोल है वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ है। न्यूट्रल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ये जो है ए पोल टुवार्ड्स ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक विच इज नॉर्थ पोल। तो एक मैग्नेट रखी हुई है अपने पास, इस प्रकार से एक मैग्नेट रखी हुई। तो हमने एक मैग्नेट रख दी, जिसका जो नॉर्थ पोल है वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ है, साउथ पोल इस प्रकार से। हमें क्वेश्चन बोल रहा है इसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ अपने पास है 14 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। और हमें क्वेश्चन में बोल रखा है कि जो है एक न्यूट्रल पॉइंट मिलता है। क्या मिलता है? न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट समझते हो? न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जीरो हो जाए। तो न्यूट्रल पॉइंट देखिए, ये न्यूट्रल पॉइंट कहाँ मिल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो है 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट, ठीक है, सेंटर ऑफ मैग्नेट से 18 सेंटीमीटर के ऊपर, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कहाँ मिलेगा, ठीक है। तो एक बात बताएंगे ज़रा, कहाँ मिल सकता है, तुम बताओ। जैसे कि हमें पता है कि जो ये होता है लगभग यहाँ पर होता है नॉर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ होता है, यानी नॉर्थ मैग्नेट, और ये हमारे पास होता है साउथ मैग्नेट। और यहाँ से अपने पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, इमर्ज होती हैं और यहाँ से निकलती है, यहाँ पर एंड होती है इस प्रकार से, ठीक है ना। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इस प्रकार से निकलेंगी। तो मैं एक बात बोल सकता हूँ कि यहाँ से जो है इस मैग्नेट से, ठीक है, इस मैग्नेट के सेंटर से
हमें बोल रखा है 18 सेंटीमीटर के ऊपर है, यानी 18 सेंटीमीटर केवल जो है इसका जो अपने पास एक तो एक्सियल है और एक अपने पास ये इक्वेटर है, मैं बोलूँ इक्वेटोरियल लाइन, यानी इक्वेटोरियल एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जीरो पॉसिबल हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए इक्वेटर पर क्या होगा, इस मैग्नेट के इक्वेटर पर क्या होगा, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो इस तरफ आएंगी, और अपने पास जो अर्थ के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऊपर की ओर जा रही है। मतलब दोनों जो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपस में दोनों क्या है, अपोजिट हैं। तो आपस में जब अपोजिट है तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो है यदि मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो जाए तो जीरो पॉसिबल है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अगेन मैं यहाँ पर बनाऊँ कि यहाँ पर कुछ इस प्रकार से मैग्नेट रखी हुई है, ठीक है, हमने रखी मैग्नेट, और यहाँ से जो है इस पॉइंट के ऊपर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, न्यूट्रल पॉइंट मिल रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो इक्वेटोरियल लाइन है, और इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर मैं ये बोल सकता हूँ कि इसका जो इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होता है, उसकी जो वैल्यू है, यदि मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ हमें दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है, हम मैग्नेटिक फील्ड का नेट मैग्नेटिक फील्ड नहीं लेंगे, क्योंकि हमें पता है जब भी हम यूज़ करते हैं मैग्नेट तो ऑब्वियस बात है हम कंपास को यूज़ करते हैं, और कंपास केवल हॉरिजॉन्टल में ही मूव कर सकती है। तो हम बजाय टेकिंग द नेट मैग्नेटिक फील्ड वी कंसीडर ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बोल दिया कि यदि हम इस मैग्नेट के इक्वेटोरियल एक्सिस के ऊपर इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है दोनों को इक्वल कर दें तो एक सिचुएशन आ सकती है कि यहाँ पर नेट फील्ड जीरो हो जाए और हमें न्यूट्रल पॉइंट मिल जाए। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हॉरिजॉन्टल की जो वैल्यू हमें दे रखी है 0.4 गाउस, तो ये गाउस है, ठीक है ना। हमें तो ऐसा यूनिट चाहिए, तो एक टेस्ला जो होता है, टेस्ला जो इसकी ऐसा यूनिट होती है मैग्नेटिक फील्ड की, वो होता है अपने पास 10⁴ गाउस। तो 1 गाउस इज इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला, यानी 0.4 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। अब इक्वेटर के ऊपर में उसका मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, जैसे कि मेरे को याद है μ0/4π, ठीक है, m/x³ होता है। दोनों को हम इक्वल कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेंथ अपने पास ये दे रखा है, ओके। तो देख ले μ0/4π की वैल्यू होती है 10⁻⁷। m जो है दैट इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो पोल स्ट्रेंथ हमें दे रखी है क्या, नहीं दे रखी। हमें क्वेश्चन ये पूछा है कि मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करो, यानी इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो मान लेते हैं इसकी वैल्यू m है, अपोन में अक्स कितनी है 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेंथ है 14 सेंटीमीटर, बट ये जो डिस्टेंस है यहाँ से जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो वो 18 सेंटीमीटर है, यानी 18 इंटू 10⁻², और यहाँ से हो गया इसका क्यूब, और ये हो जाएगा 0.4 इंटू 10⁻⁴। यहाँ से मैं डायपोल मोमेंट की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरे पास ऑप्शन क्या है, ऑप्शन मैं लिख देता हूँ, ठीक है। पहले हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, चलिए। तो m की जो वैल्यू आई मेरे पास, तो देखना ज़रा, क्या 0.18 हो गया, तो 0.18 क्यूब हो गया, और यहाँ पर 0.4 इंटू 10⁻⁷ हो गया, यानी 10⁻³ हो गया, ठीक है ना, 10⁻³ हो गया। ये अपने पास आंसर बनेगा, यानी मेरे पास जो बनेगा इसकी वैल्यू, ठीक है ना, ये हो गया 400, 400 हो गया। और यहाँ से देखना ज़रा, तो इसकी जो वैल्यू बन रही है, ठीक है ना, तो इसकी जो वैल्यू मैं बनाऊंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 0.18 है। ऑप्शन में चेक कर लेता हूँ, ऑप्शन लिख देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए जो है वो अपने पास है 2.880 इंटू 10⁻³ जूल पर टेस्ला, 2.880 इंटू 10⁻² जूल पर टेस्ला, 2.880 जूल पर टेस्ला, और यहाँ पर डी ऑप्शन है 28.80 जूल पर टेस्ला। तो 2.880 बन रहा है ना। यदि हम अप्रोक्सीमेशन करें तो अप्रोक्सीमेशन में देखो 0.18 को मैं 2 लिख सकता हूँ,
और 2 की क्यूब अपने पास 8 हो जाएगी, ठीक है। 8 हो जाएगी तो यहाँ पर कितना है 32 यानी 3.2, यानी अप्रोक्सीमेट आए 3.2 इंटू 10⁻3। ये बनेगा क्या? ये तो सही है ऑप्शन ओके। 3 तो यूटिलाइज हो गया ना यार, यहाँ पर 3 तो यूटिलाइज हो गया, ठीक है। तो 400 बना इंटू, और ये इसको 2 कर दिया, तो इसकी जो वैल्यू बनेगी, लेट मी चेक, कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ मैं, अगर ज़्यादा ही कन्फ्यूज़न हो रही है तो 0.18, ठीक है 0.18, तो ये मेरे पास आया, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 0.4 से, और इसको मैंने मल्टीप्लाई किया यानी 1000 से, तो मेरे पास आएगा 2.3328, यानी ये मेरे पास ऑप्शन बन रहा है, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन में यह आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि हम अप्रोक्सीमेशन लें तो 0.18 को यदि मैं अप्रोक्सीमेशन में बोल दूँ 0.2, ठीक है, तो 0.2 और 0.4 यानी 0.2 इंटू 0.4 यानी अपने पास हो गया 0.008 हो गया अपना, और 10⁻3 हो गया, तो 0.2 इंटू 0.4, ठीक है। तो यहाँ से ओके, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि ये देखो 0.4 बन रहा है, और इसको मैंने 1.8 आएगा, ठीक है ना, सही है, ओके। तो यहाँ से मेरे पास आंसर आ जाएगा सी 2.880। यहाँ से देखो कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से। यदि मैं यहाँ से बोलूँ कि देखो अगेन मैं अगर वापस से इसको सोल्व करें तो देखो m इक्वल टू अपने पास कितना हो जाएगा 0.4 इंटू 10⁻3 हो जाएगा, और यहाँ से यदि मैं मल्टीप्लाई करूँ मेरे पास ये हो जाएगा 0.18, ठीक है। तो 0.18 की क्यूब आ जाएगी। जब आप इसको सोल्व करोगे ना, जब आप इसको सोल्व करोगे यानी 0.4 इंटू, यदि मैं इसको सोल्व करूं तो मेरे पास जो है अप्रोक्सीमेटली आंसर जो बनेगा वो ये सी ऑप्शन बनेगा, ओके। तो ये जेईई मेंस 2021 का क्वेश्चन है, जल्दी से इसको नोट कर लेंगे और फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ओके। चलिए नोट करो इसको। हाँ, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यानी नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा अपने पास वो जेईई मेंस 2013 में पूछा हुआ है। 2013 का क्वेश्चन है मेंस का। हमें बोल रखा है 2 शॉर्ट बार मैग्नेट दिए हुए हैं, ठीक है, जिसकी लंबाई एक की 1 सेंटीमीटर है, दोनों की 1 सेंटीमीटर है, और मैग्नेटिक मोमेंट हर एक का अलग अलग है, ठीक है ना। तो और दोनों जो हैं हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर पैरेलल रखी हुई हैं टू ईच अदर विद द नॉर्थ पोल पॉइंटिंग टुवर्ड द साउथ। तो इनका जो नॉर्थ पोल है, मैं बोलूं कि एक मैग्नेट इस प्रकार से रखी हुई है, नॉर्थ पोल जो साउथ की तरफ है, दोनों पैरेलल रखी हुई हैं, दोनों यदि मैं बोलूं पैरेलल रखी हुई हैं, ठीक है ना, नॉर्थ पोल रखी हुई हैं, दोनों पैरेलल रखी हुई हैं।
दे हैव ए कॉमन मैग्नेटिक इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर दोनों का कॉमन है, यानी ये यहाँ पर कॉमन है, दोनों का मैग्नेटिक इक्वेटर क्या कॉमन है, ओके। एंड आर सेपरेटेड बाई डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, दोनों जो हैं 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, यानी मैं बोलूँ कि यहाँ से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ये भी सेपरेटेड है, ये भी इस प्रकार से सेपरेटेड है, यानी 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस के माध्यम से ये दोनों सेपरेटेड हैं। क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि आप फिर ये बताइए, साथ ही साथ में मिड पॉइंट ओ के ऊपर, यानी ये मिड पॉइंट ओ है, वहाँ पर जो है अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, जैसे कि हमें पता अर्थ जो है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ आएगा, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो अर्थ है उसकी जो वैल्यू हमें दे रखी है 3.6 इंटू 10⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर। बात एक ही है टेस्ला, आगे हम पढ़ेंगे फ्लक्स की वैल्यू, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, उसमें वेबर की कॉन्सेप्ट आएगी, तो वेबर यानी यूनिट ऑफ फ्लक्स यानी वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ये जो है मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एट पॉइंट ओ। हमें क्वेश्चन पूछा है कि आप ये बताइए कि इस सेंटरों के ऊपर नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। जैसा कि प्यारे दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि नॉर्थ से साउथ की ओर इसका भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा और इनका भी, तो तीनों जो है वो मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएंगे। तो नेट जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो तीनों को ऐड कर देंगे सिंपली, तो BH जो है प्लस B1 यदि मैं जोड़ूँ प्लस B2 यदि मैं जोड़ूँ तो क्या मैं नेट मैग्नेटिक फील्ड बोल सकता हूँ कि यस। अब मुझे एक बात बताएंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो हमें पता है भाई, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो हमें पता है कि 3.6 इंटू 10⁻⁻5 होगा, लेकिन क्या मैं B1 और B2 निकाल सकता हूँ? क्या दोनों B1 B2 में बोलूँ इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर है, तो इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर अच्छा दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट भी सेम है क्या? दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट, पहली बात तो मैं एक मैग्नेट के लिए लिखता हूँ, तो पहली मैग्नेट के लिए μ0/4π आ जाएगा क्या m/x³ यानी x/2 यानी 10 सेंटीमीटर की क्यूब बोल दूँ, यानी 10 सेंटीमीटर वॉट एवर, सपोज ये x है, ये टोटल ये x जिससे मैं मान लेता हूँ स्मॉल जो है ये x है, ठीक है ना, ये x बोल देता हूँ, तो यहाँ से x की क्यूब आ गया, ये m1 है, लेकिन m1 और m2 दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, ठीक है, और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरफ होगा, ठीक है, इस तरफ होगा, ओके। तो दोनों का जो मैग्नेटिक फील्ड वो ऐड हो जाएगा, यानी m1 और m2 दोनों क्या सेम है क्या? नहीं, अलग अलग हैं, m1 और m2 दोनों अलग अलग हैं, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ μ0/4π जो है वो m2/x³ दोनों की डिस्टेंस सेम ही है, बस इसकी वैल्यू पुट करनी है। m1 की वैल्यू दे रखी है, देखो बस इसकी कैलकुलेशन करनी है, 3.6 इंटू 10⁻⁻5 हो गया, प्लस मैं बोलूँ μ0/4π जो 10⁻⁻7 होता है, तो 10⁻⁻7 होगा अपॉन x जो मैं बोलूँ 10 सेंटीमीटर, कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर यानी 10 इंटू 10⁻⁻2 हो गया, ये हो गया क्यूब। m1 प्लस m2, m1 की वैल्यू 1.20 है और m2 की वैल्यू दे रखी है 1.00, ठीक है। तो ये जो है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमें पूछना चाह रहा है ये आंसर, ठीक है, तो इनकी जो कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो 3.6 इंटू 10⁻⁻5 अगर मैं इसमें ऐड करना चाहूँ ये 2.20 इंटू 10⁻⁻7 और यदि मैं डिवाइड करूँ यानी 10⁻⁻1 यानी 10⁻3 ऊपर जाएगा तो प्लस 10⁻3 हो जाएगा, यानी 10⁻⁻4 होगा, ठीक है। अगर मैं इसको आगे सोल्व करना चाहूँ तो देखो 3.6 इंटू 10⁻⁻5 प्लस क्या मैं 22.0 इंटू 10⁻⁻5 लिख सकता हूँ क्या मैं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो बस इनको ऐड कर दो, कुछ भी नहीं है, देखो ये 22 है यानी 25.6 इंटू 10⁻�5 बन रहा है क्या, यानी ये वेबर पर मीटर स्क्वायर नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो ऑप्शन नंबर ए जो बी मैच कर रहा है यानी 2.5, ठीक है ना, 2.5 इंटू 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, एग्जैक्ट मीट कर रहा है, यस बी ऑप्शन इसमें आ जाएगा। जेईई मेंस 2013 का अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 2019 का और भी बढ़िया क्वेश्चन है, जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन बहुत इजी पूछे जाते हैं इस चैप्टर से।
बस आपको कॉन्सेप्ट अच्छी रखनी है, समझना है इस चैप्टर को अच्छे से, डेप्थ में आपको उतारना है हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक टॉपिक कहना क्या चाहता है। और उसके बाद में जब आप क्वेश्चंस करोगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप क्वेश्चन कर नहीं पाओ, क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएंगे। बस पहले थ्योरेटिकल पोर्शन आप मजबूत बनाइए। मुझसे पूछते हैं कि क्वेश्चन नहीं हल होते, तो क्वेश्चन हल करने का एक सीधा सा, एक सिंपल सा आसान तरीका ये है, आप अच्छे से थ्योरी कवर करो। जिस दिन आपकी थ्योरी अच्छे से कवर हो गई, फिर आप जो है ग्रेजुअली जो है अपनी जो हायरार्किकल लेवल से, ठीक है, हायरार्की मेथड से धीरे धीरे आप अपनी जो प्रैक्टिस का जो लेवल है वो धीरे धीरे इंक्रीज करें। पहले एकदम सिंपल क्वेश्चन, फिर थोड़े मॉडरेट लेवल के, फिर एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करो, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट जो चलिए जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन लेते हैं। तो जेईई मेंस जो है, यस जेईई मेंस 19 का क्वेश्चन है, जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन है। लेट मी टेल यू क्या क्वेश्चन बोल रहा है। एट सम लोकेशन ऑन द अर्थ, ये जो क्वेश्चंस हैं आप अपनी एक बुकलेट रखें, ठीक है, ऑनलाइन से आप डाउनलोड करें पेपर्स को, या मार्केट्स में अच्छी अच्छी बुक्स अवेलेबल हैं प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, केवल क्वेश्चंस की बुकलेट आपके पास होनी चाहिए हमेशा ऑलरेडी, ठीक है, और फिर आप उसको मैच करें। देखिए, एट सम लोकेशन ऑन दी अर्थ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, हमें जो है किसी लोकेशन के ऊपर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया हुआ है। अब जो जो आपको इन्फॉर्मेशन देना प्यारे दोस्तों, आप उसको नोट करते रहो। 18 × 10⁻⁶ टेस्ला। एट दिस लोकेशन द मैग्नेटिक निडल ऑफ द लेंथ की जो मैग्नेटिक निडल है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, निडल की जो लेंथ है वो 0.12 मीटर है। और पोल स्ट्रेंथ जो है, पोल स्ट्रेंथ को हम किससे लिखते हैं, स्मॉल m से, यानी ये पोल स्ट्रेंथ है, यानी 1.8 एम्पियर मीटर है, वो पोल स्ट्रेंथ है दी हुई है, जिनको सस्पेंड किया जाए मिड पॉइंट से, थ्रेड से, और ये जो है 45 डिग्री का एंगल बनाती है। तो हमें पता है जब भी कोई निडल जो है इसको हम करते हैं, लटकाते हैं, तो ये जो है यहाँ से हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है प्यारे दोस्तों, ये एंगल जो बना रही है वो बना रही है 45 डिग्री। कितना बना रही है, ये बना रही है 45 डिग्री। तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ हमें, ये है 45 डिग्री का एंगल। हमसे क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है कि आप ये बताइए कि अब देखो जब भी हम इसको थ्रेड से लटकाएंगे, ठीक है ना, तो जिस डायरेक्शन में ये मूव करती है उसको बोलते हैं नेट मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है यानी BH है। सिंपल सी बात करें, ओके। क्वेश्चन में पूछा है कि हमें इस निडल को हॉरिजॉन्टल करने के लिए कितना फोर्स अप्लाई किया जाना चाहिए, कितना फोर्स अप्लाई करना चाहिए, वर्टिकल फोर्स दैट शुड बी अप्लाइड ऑन इट्स वन एंड, ओके। तो जैसा कि हमने क्या करा, हमने इस मैग्नेटिक निडल को लिया और मैग्नेटिक निडल के इसके मिड पॉइंट से हमने इसको सस्पेंड किया और लटका दिया। लटकाते क्या हुआ, ये वाली जो निडल है नेट मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो गई, ऐसे अलाइन हो गई। नेट मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो गई, ऐसे अलाइन हो गई, ठीक है। अब ये अलाइन क्यों हुई, क्योंकि इसके ऊपर टॉर्क लगा। हमें पता है कि जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम रखते हैं तो उसके ऊपर टॉर्क लगेगा, और टॉर्क लगेगा तो वो उसकी डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगी। तो टॉर्क कितना लगता है, टॉर्क लगता है mb sin थीटा। टॉर्क जो लगता है वो लगता है mb sin थीटा, mb sin थीटा, ये टॉर्क लगता है, ठीक है। अगर मैं इतना ही टॉर्क लगा दूं, अगर मैं इतना ही टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगा दूं बाहर से कोई फोर्स लगा करके, तो क्या ये हॉरिजॉन्टली अलाइन हो जाएगी, हॉरिजॉन्टली क्या वो ये अलाइन हो जाएगी, यस हॉरिजॉन्टल अलाइन हो जाएगी, बिल्कुल। तो मैं ये लगा देता हूँ, ठीक है ना, तो ये मैं लगा देता हूँ। तो कितना लगाऊँ, जैसे कि इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा इस तरफ, ठीक है ना, इस तरफ मैं फोर्स लगाऊंगा, इस तरफ से फोर्स लगाऊंगा, तो टॉर्क यहाँ से इस एक्सिस के ऊपर रोटेट कर रही है, तो फोर्स इस तरफ लगाऊंगा और ये L/2 लेंथ हो जाएगी, तो F × L/2 क्या होता है, टॉर्क, ठीक है। तो टॉर्क जो हो जाएगा, क्या मैं इसे बोल सकता हूँ कि F × L/2 टॉर्क हो गया, और ये जो हो गया वो हो गया mb sin थीटा, ठीक है। फोर्स की वैल्यू हमें निकालनी है, लेंथ जो है वो हमें दे रहे कि 0.12, 0.12 को डिवाइड कर दें 2 से, यानी अपने पास 0.6 हो जाएगा, ठीक है ना, तो 0.6 मीटर हो जाएगी। तो ये हो गया F × L। ये अपने पास गुजरा मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट होता है डायपोल स्ट्रेंथ कितनी है 1.8,
1.8 को 0.12 से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या इसका ये अपने पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ जाएगा। बी साइन थीटा क्या है, देखो क्या मैं बी एच दे रखा है, हमें क्वेश्चन में बी एच दे रखा है, तो बी कोस थीटा या बी साइन थीटा, यहाँ पर तो एक ही बात है क्योंकि थीटा 45 डिग्री है, तो यानी बी एच जो आ जाएगा, बी एच कितना है, बी एच है 18 इंटू 10⁻⁻6। ये यहाँ से मैं फोर्स निकाल सकता हूँ, यस यहाँ से मैं फोर्स निकाल सकता हूँ। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो फोर्स की जो वैल्यू है यहाँ से 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और 3.6 हो जाएगा, नहीं सॉरी ये हो जाएगा अपने पास 3 हो गया, ठीक है, और 0.36 हो गया, 0.36 इंटू 18 इंटू 10⁻⁻6 हो गया। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है अप्रोक्सीमेटली, यदि मैं कैलकुलेट करूं, जैसा कि मेरे पास है कैलकुलेटर, 18 इंटू 0.36 को मल्टीप्लाई तो 6.48, तो 6.48 इंटू 10⁻⁻⁻ का 5 आ रहा है। सिक्स 6.48 जो है कुछ तो गड़बड़ कर दी, ठीक है, यानी ये 2 से डिवाइड किया हमने, वन 1.12 है, तो 18 इंटू 0.36 कितना आया, 6.48 आ रहा है, तो 6.48 इंटू 10⁻⁻6 आ रहा है। लेकिन ऑप्शन में आंसर जो है वो है 6.5 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ से जो है एक 10 का जो है हेर फेर आ रहा है। क्या यहाँ से हमने सही किया, क्या हमने यहाँ से गलती कर दी क्या, लेट मी चेक, ठीक है। 1.8 को मैंने मल्टीप्लाई किया 0.12 से, तो और फिर मैंने डिवाइड किया, ठीक है, 0.6 से, तो मेरे पास आया 0.36, ये तो सही है। 0.36 को मैंने मल्टीप्लाई किया 18 से, तो 6.48 आया, और 6.48 × 10⁻⁻6, तो ये प्यारे दोस्तों ये सही है, ठीक है ना, ये सही है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए करते हैं। तो इसका जो आंसर है वो अपना पास सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जेईई मेंस 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो जेईई मेंस 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए क्या है। ए 25 सेंटीमीटर लॉन्ग सोलेनोइड है, तो सोलेनोइड है प्यारे दोस्तों, ठीक है ना, सोलेनोइड है, और सोलेनोइड की जो लेंथ दे रखी है वो दे रखी है मेरे पास 25 सेंटीमीटर लॉन्ग सोलेनोइड दे रखी है। इसकी जो रेडियस दे रखी है वो दे रखी है 2 सेंटीमीटर, रेडियस जो दे रखी है वो दे रखी है 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। लेंथ जो दे रखी है वो 25 सेंटीमीटर दे रखी है। क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि इसका जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है वो 500 दिया हुआ आपको, ठीक है ना, और इसके अंदर करंट है वो 15 एम्पियर की करंट है, यानी करंट जो है ना प्यारे दोस्तों वो 15 एम्पियर की करंट है। मैंने मान लिया, क्वेश्चन में दिया हुआ है, इफ़ इट इज इक्वलेंट टू ए मैग्नेट ऑफ सेम साइज एंड मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, देन मैग्नेटाइजेशन वेक्टर हमें पूछा है। तो प्यारे दोस्तों हमें पता है कि इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन होगा, बिल्कुल होगा, और मैग्नेटाइजेशन का मतलब होता है मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, यानी मैग्नेटाइजेशन का मतलब होता है मैग्नेटिक मोमेंट जो है, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, यानी मैग्नेटिक मोमेंट जो है और पर यूनिट वॉल्यूम। अब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, तो किसी सोलिनोइड के लिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है वो कितना होता है, NIA, क्या होता है, NIA, नंबर ऑफ टर्न्स, IA, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स NIA, और वॉल्यूम जो हो गया वो हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ, एरिया से एरिया कैंसिल आउट हो गया, NI/L आ गया। N की वैल्यू हमें दी हुई है, देखिए 500 दी हुई है, तो 500 हमने रखा, ठीक है। करंट हमने रखा 15 एम्पियर, हमने करंट रख दिया, ओके जी।
लेंथ हमने रख दिया 25 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर 10⁻² रख दिया मैंने, और यहाँ से मेरे पास आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, ये 20 और ये 300 हो गया, 300 हो गया तो अपने पास ये 10⁻⁴, 3 × 10⁻⁴, ये तो ठीक है ना। लेंथ कितनी है, फिर से गलत क्यों आ रहा है, क्या चक्कर है आज भाई, गलत ही गलत हो रहे हैं क्वेश्चन। सही तो है, +4 आएगा ना, तो 30,000 आ रहा है, सही है। तो यहाँ से जो आएगा 30,000 आ गया, और एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये वाला। एम्पियर मीटर, तो ये अपने पास आया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम डिस्कस करते हैं। ये अपने पास JEE Mains 2019 का क्वेश्चन है। अगेन हम डिस्कस करते हैं JEE Mains 2019 का क्वेश्चन, ठीक है। ये समझ में आ गया, इसकी यूनिट समझ में आ गई, एम्पियर मीटर, ठीक है। ये क्या है, मैग्नेटाइजेशन है, और मैग्नेटाइजेशन की इसकी यूनिट होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एम्पियर मीटर स्क्वायर, और ये हो गया मीटर क्यूब, तो एम्पियर मीटर इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, एम्पियर मीटर इनवर्स। अब JEE Mains 2019 का क्वेश्चन है, देखिए, ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस द फॉर्म ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड्स। एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, और वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो क्यूब में दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है, क्यूब में दिया हुआ है, क्यूबिक फॉर्म में एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, और साइड जो है वो 1 सेंटीमीटर, इसकी जो साइड है वो 1 सेंटीमीटर है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की 1 सेंटीमीटर क्यूब है, ओके। डायपोल मोमेंट दिया हुआ है, डायपोल मोमेंट प्यारे दोस्तों m दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 20 × 10⁻⁶ अपने पास जूल पर टेस्ला, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। व्हेन ए मैग्नेटिक इंटेंसिटी हमें पता है h की जो वैल्यू है वो 60 × 10⁻3, और ये अपने पास एम्पियर पर मीटर दिया हुआ है। तो इसकी ससेप्टेबिलिटी पूछी है, इसकी ससेप्टेबिलिटी पूछी है, तो निकाल देंगे। ससेप्टेबिलिटी क्या होती है कि कोई मटेरियल कितना ससेप्टेबल है उस मैग्नेटाइजेशन के लिए, ठीक है, कितना ससेप्टेबल है, मतलब मैं बोलूँ कितनी मैग्नेटिक इंटेंसिटी आप अप्लाई करो और उसके अंदर कितना मैग्नेटाइजेशन डेवलप हो जाए, तो कितना वो ससेप्टेबल है वो मटेरियल, दैट इज़ डिनोटेड बाई मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। तो काई जो है वो होती है m/h, ये हमने फॉर्मूला किया भी था, m/h, ये मैग्नेटाइजेशन है। मैग्नेटाइजेशन बोले तो मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, और ये हो गया h, ठीक है। सिंपल वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। m जो हमें दे रखा है 20 × 10⁻⁶, यानी 20 × 10⁻⁶ हो गया। वॉल्यूम देखना, वॉल्यूम जब हम रखेंगे यानी 1 सेंटीमीटर, यानी 10⁻², 10⁻² का क्यूब कर देंगे, यानी ये अपने पास हो गया, और अपॉन में h की वैल्यू 60 × 10⁻³ हो गया, यानी 60 × 10 का कितना हो गया, 3 हो गया। वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, देखना जरा, 2 × 10⁻⁵ हो गया, 10⁻⁶ हो गया, यहाँ से मेरे पास 60 × 10⁻³ हो गया। सोल्व कर लेंगे बस, ये हो गया 20, यहाँ से देखना जरा, ये हो गया 20, ये अपने पास 3, यानी 1/3 × 10⁻⁻3, ठीक है, 0.33 मेरे पास आंसर इसका आएगा, यस 3.33। इसको जब हम मैं सोल्व करूँ तो मेरे पास बनेगा 3 × 10⁻⁻3, 3.3 × 10⁻⁴, इसका आंसर आ जाएगा अपने पास डी ऑप्शन, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए JEE Mains के ये क्वेश्चन हुए हैं मेरे पास, और फर्दर मेरे पास कुछ क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस बहुत हैं, बस कॉन्सेप्ट अच्छी होनी चाहिए। क्या पढ़ाया, ससेप्टेबिलिटी पूछा है, आपको पता होना चाहिए ससेप्टेबिलिटी क्या होता है, उसके रिगार्डिंग फॉर्मूला क्या है, क्या पूछ रहा है, क्या आपको चाहिए, आपको वो सारा चैप्टर जो है याद होना चाहिए, एक एक शब्द जो है, एक एक वर्ड उसका याद होना चाहिए, तभी है जो क्वेश्चंस आप कर पाओगे इतनी जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक नहीं है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। क्वेश्चन बोल रहा है ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल हैज 10 to the power 28 एटम्स पर मीटर क्यूब, ओके। इट्स मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एट टेम्परेचर 350 केल्विन, इसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी दिया हुआ है, यानी काई की वैल्यू दी हुई है, कितनी, कुछ दी हुई है, लेट मी टेल यू। जेई मेंस 2019 का क्वेश्चन है, जेई मेंस में आया हुआ है प्यारे दोस्तों। तो काई जो दिया हुआ है 2.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 4, जैसा कि हमें पता है ये यूनिटलेस होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, नंबर होता है। कितने टेम्परेचर के ऊपर, 350 केल्विन के ऊपर। हमें पूछा इसकी ससेप्टेबिलिटी 300 केल्विन के ऊपर कितनी ससेप्टेबिलिटी, ये मान लेते हैं काई 1, तो हमें पूछा है काई 2 की वैल्यू कितनी है। जैसा कि हमें पता है कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, और पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं ऑलवेज फॉलो द क्यूरी लॉ, क्यूरी। तो क्यूरी लॉ क्या कहता है, काई इक्वल टू होता है सी अपॉन टी, ठीक है, यानी काई 1 अपॉन टी, काई 1 T1 इक्वल टू काई 2 T2। हमें काई 2 पूछा है, काई 2 जो है अपने पास हो जाएगा काई 1 जो है काई 1 T1 अपॉन T2, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। काई 1 की वैल्यू देखो 2.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 4 हो गया, ठीक है ना। और T1 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, चलिए मैं T1 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। T1 कितना है, T1 350 है, अपॉन 300 हो जाएगा, तो 350 अपॉन में कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। बस इसको सोल्व कर लो, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। ये 7, ये 6 हो गया, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसका जो आंसर आना चाहिए, ठीक है, यानी ये मेरे पास आएगा 1 पॉइंट और 1.6 हो गया, और इंटू 2.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 4। जब इसको सोल्व करेंगे, यानी एक अप्रोक्सीमेट 3 मान लो, तो अप्रोक्सीमेट जो इसकी जो वैल्यू बन रही है प्यारे दोस्तों, तो 3 के समथिंग आ रहा है, लेकिन एग्जैक्ट पूछा है तो इसको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा हमें, ठीक है। एग्जैक्ट पूछा है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी मेरे पास जो आंसर आएगा वो है 1.16 मल्टीप्लाई, यानी 2.8 को मैंने मल्टीप्लाई 3.248, और ये जो ऑप्शन मैच कर रहा है, यस 3.248 है, तो 2.26 यहाँ पर क्या दे रहेगा 48, 2.348 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 4, तो ये जो ऑप्शन नंबर ए आएगा, ठीक है। ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं, पहले इसको नोट करेंगे प्यारे दोस्तों, और फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ एक कर्व दिया हुआ है। ये जो क्वेश्चन आया हुआ है वो 2018 का क्वेश्चन है, यानी जेई मेंस 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है। 2018 क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, आपको एक कर्व दिया हुआ है, जैसा कि आप क्वेश्चन में पढ़ोगे, ठीक है। उस कर्व का, ये जो कर्व जो है अपने पास, ये किसका कर्व है प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमें पता है ये जो है एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का कर्व है, बी और एच का कर्व है, बी एच कर्व भी बोलते हैं इसको, बी एच मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी कर्व। ये जो वैल्यू दे रखी है वो अपने को दे रखी है माइनस का 100। अब यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछना चाह रहा है कि इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को डीमैग्नेटाइज करने के लिए कितनी करंट ज़रूरत है। तो एक बात बताएंगे, जब भी कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाता है, जिसको बोलते हैं रिटेंटिविटी, इसको कम्प्लीटली डीमैग्नेटाइज करने के लिए जो हमें एक्स्ट्रा जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी हमें देनी पड़ती है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी को बोलते हैं कोरेसिविटी। क्या बोलते हैं, कोरेसिविटी, ठीक है। तो ये कोरेसिविटी है 100 है, तो कोरेसिविटी मतलब 100 है, और इसकी वैल्यू होती है आई के एन आई के इक्वल। नंबर ऑफ टन्स हमें दे रखा है, यस 100 टन्स पर सेंटीमीटर दे रखा है, यानी 1000 टन पर सेंटीमीटर दे रखा है ना, पर सेंटीमीटर दे रखा है। तो हम जो है 10 टू द पावर -2 करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, और ये अपने पास करंट आ जाएगी। तो ये 100 कंप्लीट हो गया। आई की जो वैल्यू मेरे पास बनेगी वो बनेगी
यस 10⁻³ यस 1 मिली एम्पियर, यानी 1 मिली एम्पियर की करंट हमें देनी पड़ेगी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन है। सिमिलर क्वेश्चन है लगभग, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। 2019 में कुछ क्वेश्चन है जेईई मेंस में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बार मैग्नेट है, डीमैग्नेटाइज बाय इंसर्टेड दे सोलिनॉइड लेंथ ऑफ 0.8 टन्स कैरिंग 5 कोरोसिविटी पूछा है। मतलब हमसे पूछ रहा है कोरोसिविटी, एक मैग्नेटिक मटेरियल दिया हुआ है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, जिसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए कितनी कोरोसिविटी जरूरत है वो हमें कैलकुलेट करनी है, यानी H चाहिए। तो H इक्वल टू क्या होता है, B/μ0। क्या हमें पता है ये बात? बिल्कुल जी हमें पता है अच्छी से। लेकिन हमसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सोलिनॉइड की लेंथ 0.2 मीटर है, नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं वो 100 दे रखे हैं, लेंथ है 0.2 मीटर दे रखी है, और हमसे पूछा है कि करंट जो है उसके अंदर 5.2 एम्पियर की करंट है इसमें, ठीक है जी। और हमसे ये पूछ रहा है तो निकाल देंगे ना। देखो B की वैल्यू क्या होती है, μ0 Ni होती है। क्या μ0 Ni होती है? μ0 से μ0 कैंसिल आउट हो गया। N जो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है, तो Ni/L। N की वैल्यू कितनी है? 100 है। करंट कितनी है? 5.2 है। लेंथ कितनी है? 0.2 मीटर। तो क्या मेरे पास प्यारे दोस्तों 500 गुणा 5.2 हो गया क्या? यस, ये मेरे पास हो गया क्या? 00, यानी 2600 के करीबन आ गया क्या? बिल्कुल। तो 2600 एम्पियर पर मीटर, ठीक है, एम्पियर पर मीटर इसकी यूनिट होती है। तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, इजी क्वेश्चन है। और जेईई मेंस में तो भर भर के आपको, अगर आपने थ्योरी अच्छे से कवर कर ली, मैं बोल रहा हूँ अगर आपने अच्छे से थ्योरी कवर कर ली, जेईई मेंस में आसानी से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। देखो यहाँ से ये वाले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2008 में, जेईई मेंस 2008 में तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया। देखो जेईई मेंस 2008 है उसमें हमसे एक क्वेश्चन आया हुआ है। देखो कि हमें रिलेटिव परमिटिविटी, आई एम गोइंग टू रिपीट, दैट इज परमिटिविटी और परमेबिलिटी की वैल्यू, यानी परमिटिविटी को दिखाते हैं एप्सिलॉन r से और परमेबिलिटी को दिखाते हैं μr से। क्वेश्चन ये पूछा है कि डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए इनकी वैल्यू क्या होगी। देखिए कोई भी मटेरियल हो, एप्सिलॉन r जो इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं या इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होती है। 1 जो है वैक्यूम के लिए, अदरवाइज ग्रेटर देन। और μr की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है? लेस देन 1। किसके लिए? डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए। डायामैग्नेटिक मटेरियल के लेस देन 1 होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो सेट बेटर है, क्योंकि डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए μr लेस देन 1 होगा, एप्सिलॉन r ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है। तो यस 1.5 एंड 0.5, यानी एप्सिलॉन r की जो वैल्यू है वो तो दे होगी 1.5 और μr की वैल्यू होगी 0.5। ये आंसर है जेईई मेंस 2008 का क्वेश्चन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जेईई मेंस 2014 का क्वेश्चन है। 2014 में देखना जरा क्या होगा। हमें बोल रखा है क्वेश्चन में एक परफेक्ट डायामैग्नेट दी हुई है। एक बात बताना जरा, परफेक्ट डायामैग्नेट जो है इज ए सुपर कंडक्टर, ठीक है। एन एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट डायामैग्नेट इज सुपर कंडक्टर। हमें पता है, हमने बताया भी था आपको सुपर कंडक्टर क्या होता है, सुपर कंडक्टिविटी क्या होता है। देखिए वो मटेरियल जिनको एक सर्टेन, एक न्यून टेम्परेचर के ऊपर, वेरी लो टेम्परेचर के ऊपर मतलब कूल किया जाए, तो वो जो है जैसे मर्क्यूरी है, लिक्विड नाइट्रोजन हो गया, तो ये जो है, ये जो मटेरियल है वो सुपर कंडक्टिविटी फिनोमिना है वो अपने पास वो एग्जिबिट करते हैं। क्या होता है सुपर कंडक्टिविटी? इसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस ड्रॉप्स टू 0 और मटेरियल बिकम्स परफेक्ट डायामैग्नेटिक मटेरियल। और परफेक्ट डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि परफेक्ट डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए काई इक्वल टू m/h की वैल्यू क्या होगी? -1 होगी और μr की वैल्यू हमेशा 0 हो जाएगी। बस यही क्वेश्चन पूछा है। जब μr की वैल्यू 0 हो जाएगी, काई इक्वल टू -1 हो गया, यानी जो मैग्नेटाइजेशन है वो मैग्नेटिक इंटेंसिटी के इक्वल एंड अपोजिट हो गया। तो कोई यदि मटेरियल आप यदि परफेक्ट डायामैग्नेटिक मटेरियल को यदि आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उसके अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक और मैग्नेटाइजेशन अपोजिट में क्रिएट हो गया। तो इसके अंदर जो है अपने पास, ठीक है,
क्या मैं बोल सकता हूँ कि नेट जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा, ज़ीरो होगा, क्योंकि अंदर भी हो गया क्रिएट और बाहर से वो मैग्नेटिक फील्ड है, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो इसके अंदर जीरो हो जाएगा, और इसी को बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी। दिस इज द मेजनर इफेक्ट। यदि आपको ध्यान हो तो हमने बताया था मेजनर इफेक्ट, ठीक है, तो ये हमने बताया था, आपको डिस्कस किया था। ओके, तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जो लास्ट होगा हमारा, वो जो क्वेश्चन देखिए हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज क्या है, हमसे क्वेश्चन पूछा है ए परफेक्ट डायमैग्नेटिक स्फीयर हैज स्मॉल कैविटी। ए परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन देख लेते हैं कि कहाँ आया हुआ है। जेईई मेंस 2020 में आया क्वेश्चन है। एक परफेक्ट डायमैग्नेट है ये जो है वो परफेक्ट डायमैग्नेट है। परफेक्ट डायमैग्नेट मटेरियल के अंदर हमने क्या डाल दिया, एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल डाल दिया और इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। किस में रख दिया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया इसको। तो आप बताइए क्या इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पाया जाएगा या नहीं पाया जाएगा। तो एक बात बताओ जरा, क्या ये बाहर का जो शील्डिंग इफेक्ट का काम करेगा परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल। हमें बोल रहा है कि परफेक्ट डायमैग्नेट है, और परफेक्ट डायमैग्नेट कौन से होते हैं, वो मटेरियल जिनके अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो, मतलब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पाया नहीं जाएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल, हालांकि ये जो है अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को पैरामैग्नेटिक मटेरियल, लेकिन इस सिचुएशन में क्या होगा, ये जो है डायमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर रखे हुए हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो यहाँ पर डायमैग्नेटिक मटेरियल है वो परफेक्ट जो है, परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल जो वो शील्डिंग इफेक्ट का काम करेगा, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रवेश नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो शील्ड का काम करेगा, कौन करेगा शील्ड का काम, शील्ड का काम करेगा परफेक्ट डायमैग्नेट मटेरियल, क्योंकि नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल में। तो हम ये बोल सकते हैं यस कि इसके अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, और हमें ऑप्शन नंबर मिल जाएगा जैसा कि इसमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर यस 0, बी ऑप्शन। तो यहाँ तक आज हम रखते हैं। हमारे क्वेश्चंस हमने जो डिस्कस किए वो मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर हमने डिस्कस किए कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये तो जस्ट हिंट थी क्वेश्चंस की, अभी और भी डिस्कस कर लेंगे, या हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो है चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, क्या करते हैं देखते हैं। लेकिन मेरा जो पर्पज़ था मेंस के क्वेश्चन सोल्व कराना, देखते हैं एडवांस के मिलेंगे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उसके बाद में हमारा जो बेस्ट चैप्टर होगा दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बहुत ही शानदार। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं प्यारे दोस्तों, बाकी मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए क्या करना है, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप टेकिंग हेल्दी फूड। आई विल मीट यू नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।